तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है और अभी तक हमने क्या क्या कर लिया इसके अंदर। हमने सबसे पहले बेसिक देखे थे इसके अंदर की बेसिक्स क्या है थर्मोडायनेमिक्स में। फिर इसकी हमने मैक्सवेल रिलेशन देखे थे, कुछ इक्वेशंस देखे थे, रिलेशंस देखे थे। उसके बाद हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्रोसेस देखे थे और उसके बाद हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा था। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। ये बीच में काफ़ी बार आ चुका है, अभी तक हमने जो शुरू से पढ़ा है उसके बीच में काफ़ी बार इसका हमारे पास इसका डिस्कशन आ चुका है। ठीक है, वहाँ पे क्या यूज़ किया था हमने कि होता क्या है, क्या यूज़ आएगा, लेकिन हमने इसको डिटेल में नहीं समझा था। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जैसे सीपी फॉर्म में आया था, सीवी फॉर्म में आया था, ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, हीट कैपेसिटी होती क्या है? कोई भी सब्सटेंस लो आप, ठीक, कुछ भी ले लो आपकी इच्छा है, उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री से आप इंक्रीज कर दो। कुछ भी ले सकते हो आपकी इच्छा, कुछ भी, ये ले लो, चाहे मार्कर ले लो, किसी का भी 1 डिग्री से अगर आप उसका टेम्परेचर राइज कर दो तो वो हो गई उसकी हीट कैपेसिटी। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो, तो मतलब जो हीट में चेंज हुई है, हीट ट्रांसफर में चेंज हुआ है, जो टेम्परेचर में चेंज आया है, और ये हो गया हीट कैपेसिटी, और कितना मास हमने ले रखा है, ये इसके इक्वेशन होते हैं जो हम सॉर्टर क्लास में हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी क्यू एम सी डी टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है? जो हीट ट्रांसफर हुई है, मतलब पहले कितना हीट, मतलब इसको हमने जब मान लो ये सब्सटेंस हमारे पास, ये मान लो ये पूरा सब्सटेंस है, इसमें सब्सटेंस भरे हुए हैं। ठीक है, इसका हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। क्लियर? अब इसमें क्या है कि जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो इसमें कुछ हीट का, इसमें क्या होता है कि हीट लॉस भी होती है, हीट गेन भी होती है। तो जो डिफरेंस आता है ना इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में, जो डिफरेंस आता है वही हमारे पास ये हीट है। ठीक है, जो टेम्परेचर जो पहले हमारे पास था और उसके बाद जो टेम्परेचर हमने दिया उसमें जो चेंज आया वो चेंज है। बाकी जो मास हमने ले रखा है, जितना भी हमने इस सब्सटेंस का मास ले रहा है, कितना वेट है, क्या है इसका मास, अच्छा वेट और मास अलग होता है, तो कितना मास इसका, और इससे हमारे पास निकल के आ गया हीट कैपेसिटी। ठीक है, नॉर्मल सी इक्वेशन जो हम सॉर्टर क्लास में पढ़ते हैं। क्लियर? चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि पहले ये क्लियर हो अपने कि ये क्या होता है। तो अभी जो हमने देखा है, जो इक्वेशन देखा है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन दे रखा है कि डिटरमाइन द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर ऑफ मास 100 ग्राम, मास दे रखा है कॉपर का, एंड द टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंस दे रखा है इस 50 डिग्री सेल्सियस इफ 500 जूल ऑफ हीट इज लॉस्ट। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अपने पास दे क्या रखा है, मास दे रखा है कॉपर का 100 ग्राम। ठीक है, अपने को ये दे रखा है, हटाओ, ज़्यादा काम का नहीं है क्योंकि हम ओनली हीट कैपेसिटी की बात करें, आगे समझाएंगे। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस में मतलब हो गया डेल टी, जो होता है T2 माइनस T1, जो हमें दे रखा है इन्होंने 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? हम वही तो करें हीट कैपेसिटी के अंदर कि हमारे पास मान लो एक कंटेनर है, कुछ भी ले लो आप, बॉक्स ले लो, आपकी इच्छा जो ले लो, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब इसका मान लो पहले 26 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था, मतलब अभी फिलहाल इसका टेम्परेचर है, हमें हीट कैपेसिटी करनी है इसकी। हम नीचे से इसके बोन फायर करेंगे, बोन फायर किया और इसका टेम्परेचर राइज कर दिया, कितना, ये फर्स्ट कंडीशन थी, क्या थी, T1, और इसका टेम्परेचर हमने राइज कर दिया 1 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया T2। तो ये जो डिफरेंस है ये हमें इन्होंने दे रखा है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये हमें इन्होंने दे रखा है, तो ये हमारे पास हो गया क्या, अपने पास हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। इफ 500 जूल ऑफ हीट इज लॉस्ट, हीट क्या होती है, जैसे अपने पास ये मॉलिक्यूल्स ही हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है इनकी। ठीक, इनकी इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो अपने पास मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कोलाइड भी करते रहते हैं, तो हीट का लॉस्ट भी करते हैं, मतलब एनर्जी का लॉस्ट करते हैं, एनर्जी गेन भी करते हैं। अगर ये ठंडे पड़े हैं, मान लो ये अपने पास ठंडे हैं, ये एकदम फ्रीजर में रखे हुए हैं, और इन चीज़ों को हम बाहर निकाल के रख दें तो बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो होता क्या है, मान लो इसका जो अपने पास इनकी जो टोटल हीट है, ठीक है, जो मतलब इनकी वो 1000 जूल है।
मान लो, ठीक है, जो इनिशियल स्टेट में जो हमारे पास है कोई, हमने वापस इसका बॉन फायर किया। बॉन फायर करते हुए क्या हुआ कि इन जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कोलाइड करेंगे और एनर्जी का लॉस करेंगे, ठीक है, आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो एनर्जी का लॉस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास T1 जो हमारे पास स्टार्टिंग इसकी जो हीट थी वो ये थी, और बाद में जो इसकी हीट हमारे पास हुई, मतलब लॉस हुआ है हीट का, क्योंकि हमने टेम्परेचर राइज किया है, आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद हीट रिलीज करेंगे, है ना। सिंपल सी बात है। कभी भी अगर मॉलिक्यूल्स के कोलाइड को समझना हो और एनर्जी को समझना हो तो आप ये कर लो। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ देखो, तो मान लो दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम हैं जो आपकी इच्छा मान लो, आपस में उन्होंने स्ट्राइक किया। अब जो ये साउंड निकला है ना, ये साउंड ही एनर्जी है, ठीक है। सबसे इजी तरीका इसको समझने का कि ये करते क्या है, ये तरीका, ये आपस में कोलाइड करते रहते हैं, और जो ये हो रहा है ना, तो एनर्जी, ऐसी बात नहीं कि टोटल एनर्जी लॉस ही करते हैं, ये एनर्जी गेन भी करते हैं, है ना, क्योंकि आप अगर ऐसे करोगे तो थोड़ा हाथ में दर्द भी होगा, तो एनर्जी का गेन भी है और लॉस भी है, दोनों चीजें होती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है। तो लॉस उसका ये कहा है कि टोटल लॉस उसका है 500 जूल का। तो इसका मतलब जो इनिशियल था वो 1000 था, और जो बाद में हमारे पास बचा वो 500 जूल बचा। तो जो डिफरेंस है ये हमें इसने दे रखा है, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना, 500 जूल का। तो इतना लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमें इन्होंने दे रखा है। तो इसका मतलब हमें दे रखा है इसने डेल क्यू कितना देगा, 500 जूल। अब इसने हमें पूछा हीट कैपेसिटी क्या होता, अभी निकाला था हमने, एम मास हीट कैपेसिटी डेल क्यू अपॉन डेल टी। डेल क्यू हमारे पास क्या है 500 और डेल टी हमारे पास क्या है 50 आ गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि जूल बाई केल्विन में हमारे पास निकल के आ जाता है, ठीक है। जूल बाई केल्विन में हमारे पास ये निकल के आ गया। अब इसमें जो एम है इसका यूज हम नहीं करेंगे, इन ओनली इसने हमें हीट कैपेसिटी पूछ रखा है। अगर ये हमें मोलर हीट कैपेसिटी पूछता, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो हम इसमें दो चीजें की और हीट कैपेसिटी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी अगर हम मोल की बात करें, क्योंकि देखो तभी इसका रोल आएगा, और अगर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तब अलग बात होती है, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे, फिलहाल तो ये हमारे पास ही निकल के आ गया। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हमारा बेसिक तो क्लियर हो गया कि हम इसको हीट कैपेसिटी होती क्या है और इसकी जो इक्वेशन वो क्या होती है। अब उसी इक्वेशन को हम थोड़ा तोड़ लेते हैं, ठीक है, मतलब नाम देने के लिए, अलग नाम देने के लिए, अलग अलग सिचुएशन में नाम देने के लिए। हमारे पास ये थी, ये मास था, हीट कैपेसिटी जो हीट ट्रांसफर हो रही है, एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करते हैं और हम अलग अलग टर्म में देखते हैं कि इसको किसको क्या कहते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, एक बार के लिए आप इसको रिमूव करो, मास को, हम नॉर्मली इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हीट कैपेसिटी जो होती है, मतलब वही तो कर रहे हैं हम कि कोई सब्सटेंस अपने पास है, उसका 1 डिग्री हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, वही तो बात कर रहे हैं। तो यहां देखो, यही अभी बताया था, वही बात है सेम टू सेम, कि अगर इसका टेम्परेचर पहले अपने पास 26 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर में हम इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, और अब पहले इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, मतलब वही कि इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी है, और जब मैंने टेम्परेचर राइज किया तब इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कितना इसमें हीट का ट्रांसफर हुआ है बाहर से, तो वो हम सब कुछ इसमें देखते हैं। फिलहाल मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ये अपनी हीट कैपेसिटी होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि ओनली 1 डिग्री, हम केवल कह रहे हैं कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहे हैं कि 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हम ये बात कर रहे हैं। अब ये मैं सोचा कि इसमें 1 डिग्री बढ़ाते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, एक बेसिक बताया कि 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम इसको देखें, जो क्या बोलते हैं यूनिट देखते हैं, तो इसका हीट का कितना होता है जूल, और टेम्परेचर को इसमें क्या लेते हैं केल्विन में, ठीक है। क्लियर, सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज करते तो हीट में क्या फ़र्क पड़ता है, हीट ट्रांसफर में क्या फ़र्क पड़ता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमें पता है कि जो हीट ट्रांसफर होती है ये एंट्रोपी से कनेक्टेड होती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
जो हमारे पास जो एंट्रोपी होती है कुछ इस टाइप से होती है ना, हमारे पास इस टाइप से। क्यों एंट्रोपी क्यों डिपेंड करती है हीट ट्रांसफर पे? अब ये इसको आप क्या करो, एक कंटेनर में इसको बंद कर दो, ओपन कंटेनर है मतलब क्लोज कंटेनर है, ठीक है। बाहर से आप हीट आ सकती है, मतलब ऐसे मतलब फ्रीज है और बाहर से जो हीट है, जो भी हीट मतलब अगर मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, तो अंदर आ सकती है, ठीक है। मतलब ठंडा इसको गर्म इक्वल टेम्परेचर हो सकता है, ये मान लो, ठीक है। अब इसका देखो पहले अगर इसका हम एंट्रोपी देखें तो एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, मतलब डिसअरेंजमेंट होता है। किसी के कमरे में जाओ बॉयज हॉस्टल में तो आपको पता चलेगी एंट्रोपी क्या होती है, ठीक है। तो एक एंट्रोपी है ये, क्लियर। अब क्या है कि जैसे ही इनकी एक एंट्रोपी जो कनेक्टेड होती है वो इनकी एनर्जी से भी कनेक्टेड होती है कि इनकी एनर्जी क्या है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर इनके पास एनर्जी कम होगी तो बहुत हल्की हल्की मूवमेंट करेंगे, मतलब ऐसे, और अगर इनके पास ज़्यादा एनर्जी है तो फास्ट मूवमेंट करेंगे, तो दैट मीन्स रैंडमनेस ज़्यादा है, ठीक है। मैंने इसका टेम्परेचर राइज कर दिया, टेम्परेचर से राइज कर इनको मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर एनर्जी इनको मिली, तो क्या करेंगे, ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, मतलब ज़्यादा रैंडमनेस फैलाएंगे, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो इस टाइप से जो हमने हीट में जो चेंज किया है, दैट्स वाई वो एंट्रोपी इस टाइप से ये कनेक्टेड होती है, क्लियर। तो टेम्परेचर है जो हमने बढ़ा रहे हैं, और जो हीट ट्रांसफर इनकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है मॉलिक्यूल्स के बीच की, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो बस यहाँ पे आप इसकी वैल्यू भी रख सकते हो, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, TdS/dt। आप इसको इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, एज यू विश। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये क्या हीट कैपेसिटी जो होती है वो इसमें एक पॉइंट है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये हमने स्टार्टिंग में इसको किया है कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या होती है। इंटेंसिव होती है जो साइज पे डिपेंड नहीं करती, और एक्सटेंसिव होती है जो साइज पे डिपेंड करती है। मतलब जो हीट है तो इसमें हमने कितना बड़ा कंटेनर लिया है, हमने कितना सब्सटेंस लिया और कितना हमें उसका 1 डिग्री इंक्रीज करना है, तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी साइज पे डिपेंड करता है। मान लो मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, उसका मुझे 1 डिग्री से उसका जो टेम्परेचर वो राइज करना है। एक मान लो मुझे पूरे अर्थ का, पूरे गोले का 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री टेम्परेचर मुझे इंक्रीज करना है, तो साइज पे डिपेंड करेगा, सिंपल, बस वही बात है, ठीक है। तो एक हमने इसको नॉर्मली इस चीज में ब्रेक डाउन किया, क्लियर। इसको हम नेक्स्ट ब्रेक डाउन किए तो हमारे पास आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है कोई स्पेसिफिक, हम कोई वैल्यू लेंगे, कोई स्पेसिफिक वैल्यू लेंगे, उसमें हीट कैपेसिटी देखेंगे। तो इसमें है कि अगर हम 1 ग्राम कोई सब्सटेंस लें, ठीक है, अगर 1 ग्राम में कोई सब्सटेंस ले, अगर उसकी हमें टेम्परेचर राइज करना हो तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या हो जाएगा नॉर्मल सा, अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, मतलब CS लिख लो इसको, हीट कैपेसिटी CS लिख लो, तो क्या हो जाएगा, जो भी हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है, अपॉन में ग्राम पर ग्राम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। मतलब कोई भी सब्सटेंस लिया, उसका 1 ग्राम ले लिया हमने, अब उसकी हीट कैपेसिटी हम देखना है, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। मतलब नॉर्मली इसको जनरलाइज करने के लिए, क्योंकि तो इसके मतलब आप डेफिनेशन देखो, है क्या डेफिनेशन इसकी, कि 1 डिग्री इंक्रीज करना है। यार किसका करना है, मतलब कितना सब कुछ हमारे पास है तो किसका करना है, दैट्स वाई इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ठीक है। तो एक टाइम इसमें कर सकते हैं अपन स्पेसिफिक, तो मतलब ग्राम आ जाएगा। अगर ये मोलर हीट कैपेसिटी हो तो मोलर हीट कैपेसिटी, CM लिख लें इसको। अगर इसको करना हो तो बस हीट कैपेसिटी ले लो अपने, हीट कैपेसिटी, और अपॉन में ले लो नंबर ऑफ मोल्स, बस हो गया, ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी। मैन तो वही अपने पास कि 1 डिग्री इंक्रीज करना है, बाकी बस उसको टर्म में डिफाइन कर रखा है। साइंस का मतलब ही होता है, क्योंकि हम सारी बातें एटॉमिक लेवल पे करते हैं, है ना, बहुत ही हम जो हमें दिखता नहीं हम उस लेवल पे बात करते हैं। तो इतने छोटे लेवल पे हर चीज़ की डेफिनेशन होनी चाहिए, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को हमें पता होना चाहिए, तब भी हम एक्यूरेट रिजल्ट निकाल पाएंगे, वरना एक्यूरेट चीज़ नहीं आएगी,
ठीक है। जैसे हमारे पास अगर 2 बॉल हैं तो हम कह सकते हैं भाई एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, 2 बॉल हो गई। पर एटॉमिक लेवल पे इतने साइज में मतलब क्या क्या आ जाएगा, तो एकदम एक्यूरेट हमें सब कुछ चाहिए होता है। दैट्स वाई हम इसको फर्दर भी डिवाइड करते हैं। एक नॉर्मल सी चीज को, साइंस यही है, एक नॉर्मल सी चीज को हम फर्दर भी डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो बस ये नॉर्मल। अब अगर इसकी बात करो तो किस टाइप की प्रॉपर्टी है दोनों? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो साइज पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब क्या है? हमने पहले कह दिया कि पर ग्राम कितनी हीट कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, फिक्स कर दी एक वैल्यू, तो साइज तो आप आगे मतलब रहा ही नहीं। और अगर मोलर की बात करें तो हमने 1 मोल फिक्स कर दिया कि 1 मोल है, उसके देखना है कि हीट कैपेसिटी कितनी है, तो साइज का तो कोई मतलब रहा ही नहीं, हमने 1 मोल ही लिया है। तो कितना क्या हो जाएगा? ये हो गया मोलर। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी दोनों, ठीक है। अच्छा 1 मोल बता दे वापस, 1 मोल में कितने आइटम होते हैं? जैसे 1 डजन में 12 केले होते हैं, 12 बनानाज होते हैं, तो इसमें हमारे पास कितने आइटम होते हैं? इतने आइटम होते हैं। बस एक टर्म डिफाइन कर दी कि 1 मोल में कितने आइटम हम ले सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हो गया बेसिक, ये तो हमने बेसिक देख लिया पूरा कि होता क्या है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, मतलब थर्मोडायनामिक्स को घुसाते हैं इसके अंदर। क्लियर? अब हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और लगभग हमने जो उसकी जो प्रीवियस वीडियो थे हमने बहुत कुछ कवर किया हीट कैपेसिटी से रिलेटेड, ठीक है। आई थिंक लगभग कवर ही कर लिया हमने हीट कैपेसिटी को। बस अब क्या करेंगे, जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में जो कुछ पढ़ा है उसको पूरा समराइज कर देंगे, हीट कैपेसिटी होती क्या है। आई थिंक क्लियर? अच्छा अभी हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की, तो उसका ये मत ले लेना कि जो हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है, मैंने लिखा था पर ग्राम में जो वैल्यू है, ये आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना इसके अंदर। जो भी अमाउंट, जितने भी 4 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम जितना भी दे रखा वो। क्लियर? अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हमने एक रिलेशन बार बार में इसमें पढ़ा था, ठीक है। होता क्या है, एक रिलेशन क्या होता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, एक इंटरनल एनर्जी मतलब एक रिलेशन होता है ये कि अगर आप इंटरनल एनर्जी में चेंज देख रहे हो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट, मतलब टेम्परेचर राइज कर रहे हो या टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, तो इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क पड़ रहा है। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जो ये मॉलिक्यूल्स होती हैं, जो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो इनकी है, वही इसकी इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। मतलब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी और काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, अगर टेम्परेचर राइज कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में जो चेंज देख रहे हो मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट एक कंडीशन इसमें होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब इतना ही कंटेनर है, इसको एक्सपेंड एंड कंप्रेस नहीं करेंगे, मतलब इसको ना कंप्रेस करेंगे ना एक्सपेंड, इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। तब जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है उसको हम CV कहते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स लो, कितने मोल्स की बात करते हो, N लगा दो, ठीक है। ये रिलेशन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि रिलेशन होता है। हीट कैपेसिटी आ रही, देखो यहाँ पे ध्यान से, टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर राइज करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, ठीक है, इसका हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। तो अगर टेम्परेचर राइज करते तो हीट कैपेसिटी होगी, क्योंकि हम 1 डिग्री से कर रहे हैं। अगर कितना ही डिग्री कर लो, लेकिन 1 डिग्री मिनिमम होता है ये। अभी हमारे पास एक रिलेशन और निकल के आया था। हमारे पास क्या होता है, dQ/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कर सकते हैं इस चीज को हम कि जो टेम्परेचर राइज है तो हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है। हीट ट्रांसफर क्या होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो पहले थी, टेम्परेचर राइज करने के बाद इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ वो, ठीक है। मतलब बाहर से क्या हीट आई है, कितना डिफरेंस आया है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी की तो बात कर रहा है ये, ठीक है, एक इंटरनल एनर्जी की तो बात कर रहा है। तो इसको हम, अभी हमने एक रिलेशन निकाला था एंट्रोपी से रिलेटेड, DQ नहीं सॉरी एस था ना, एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये 3 टाइप के रिलेशन इसमें निकल गए, सिंपल है, ठीक है। यही तो कर रहे हैं हम, चाहे आप इसको ऐसे लिखो या एंट्रोपी की फॉर्म में लिखो, एक ही बात है, ठीक है।
इस तीनों में एक ही बात है। अब अगर हमारे पास जो रिलेशन आता है ना, हमने जो रिलेशन काफ़ी बार डिस्कस किया है, कुछ नहीं है, वही बात है जो अभी इसमें हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन होती है ना, वही बात है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसका आप टेम्परेचर राइज करोगे। बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो कि भाई मैंने हीट यहाँ क्यों, इंटरनल एनर्जी इसको क्यों लिया और एंट्रोपी क्यों लिया। मतलब इनकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि हीट होती क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है और एंट्रोपी क्या होती है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो हीट ट्रांसफर को आप ऐसे, हीट को तो ऐसे समझ सकते हो, पहले गर्म था या पहले ठंडा था, बाहर से हीट आई गर्म हो गया। चाय है, फूंक मारी ठंडी हो गई, तो वो हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, हीट चेंज हो रही है उसकी। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास ये रिलेशन होता है और इस रिलेशन को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास ये है एन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैपेसिटी है टेम्परेचर, डिस्कस कर चुके हम, यही तो है। इसको बस इधर ले गए, एन डी टी को इधर ले गए और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं। तो अगर इसमें कंडीशन आती है, अगर कि अगर अगर नहीं, अगर ये पूरा सिस्टम जो ये अपने पास जो ये कांस्टेंट निकल के आया ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप मोल लगा दो तो मोलर हो जाएगा और अगर ग्राम में लो तो स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसकी जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर ये वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब टेम्परेचर रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, और एक ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो आप इसका इंटीग्रेशन T1 से T2 कर दो, मतलब इसका भी करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है ये वैल्यू, मतलब इसके मैंने पहले करवाए हैं और इसके क्वेश्चन भी करवाए थे। ठीक है, इसको बाहर निकाल दो। टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट हो गया ना, अगर टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रहा है तो बाहर निकल गया एट कांस्टेंट, और अगर कर रहा है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई फॉर्म में। ठीक है, अगर हम इसमें अगर नेक्स्ट बात करें कि अगर इसमें हम एक ग्राफ प्लॉट करें, ये देखो क्लियर लिख देते हैं यार इसको। अगर CV है, क्वेश्चन की बेस पे देख लो कि भाई क्या हो रहा है, CV का टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से आप निकाल लोगे। अब इसमें अगर हम इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ देखें तो कुछ नहीं, हमारे पास क्या होता है DE/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ले लो या स्पेसिफिक ले लो, मोलर हीट कैपेसिटी लो, जो आपकी इच्छा है, CV। ठीक है, CV तो एक स्लोप नहीं हो गया ये, मतलब इस अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो स्लोप पूछ ले बाई चांस आपको, तो एक स्ट्रेट स्लोप हो गया है। ठीक है, ये अपने पास इस तरफ E है, इस तरफ T है, ये स्लोप हो गया और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आई थिंक इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, आपको बस अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि आपको कोई इंटरनल एनर्जी दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है और ये पूछ ले अपने को हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स दे दे तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर, हम इसके क्वेश्चन करेंगे आगे, हम इसके PYQ करेंगे, जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन वो अलग से उसको एक वीडियो बनेगी, हम लास्ट में उसको एक पूरा कवर अप करेंगे। फिलहाल तो हम पूरे कंसेप्ट थोड़े इसको बाय एग्जाम्पल को समझ लेंगे, बाद में इसको लास्ट में एक साथ कवर कर लेंगे। क्लियर, अगर इसमें हम बात करें तो हमारे पास 4 वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ये 4 वेरिएबल होते हैं। क्या क्या, अगर आप ध्यान दो तो 3 चीज़ें तो आप सुनते रहते हो, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, बहुत सुना है। इन दोनों की इनका डिस्कशन काफ़ी हो चुका है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। और एंट्रोपी एक वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये 4 टाइप के वेरिएबल होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इन दोनों की हमने काफ़ी बात कर चुके हैं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की काफ़ी बात हम कर चुके हैं। अगर आप ध्यान दो, हमने प्रेशर की बात नहीं की अभी तक, कर लेते हैं, कुछ नहीं है तो वही कंडीशन अपने पास C की, dQ/dt। लेकिन अब की बार हम प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं, मतलब जो सिस्टम हमारे पास है इस सिस्टम को प्रेशर कांस्टेंट मान लेते हैं अपन। एक रिलेशन होता है इसके अंदर, मतलब जब प्रेशर को कांस्टेंट लेते हो, जब इसमें प्रेशर को कांस्टेंट लेते हो, इसमें एंथैल्पी का रोल आता है। एंथैल्पी होती क्या है,
सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसका एक सम होता है, ठीक है। तो इसमें हम अगर एक बार तो हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया, अब इसको हम प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट लेते तो हम एंथैल्पी में चेंज देखेंगे इसके अंदर, तो हम इसमें क्या देखेंगे, एंथैल्पी में चेंज। तो dH/dt मतलब टेम्परेचर को जैसे हम इंक्रीज करेंगे डाउन करेंगे तो एंथैल्पी में क्या चेंज हो रहा है। इसमें एंथैल्पी में एक बात होती है कि आप केवल एंथैल्पी को जो चेंज होता है ना वो मेजर कर सकते हैं, पर कोई सिस्टम की, मतलब मान लो ये अपने पास सिस्टम है, इसकी एंथैल्पी कितनी है वो हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब ये चेंज होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में गया, तब क्या चेंज आया बस वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंथैल्पी की एक बात होती है। तो हमारे पास इसको एट कांस्टेंट प्रेशर, और वो तो सेम टू सेम आ जाएगा हमारे पास dS/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये तो चलो ठीक है, ये दो तो सेम ही है, पर एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया। अच्छा, वॉल्यूम पे हम इंटरनल एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, और जो हम प्रेशर पे है एंथैल्पी ले रहे हैं। वाई? देखो, अगर आप सिस्टम की बात करो तो एंथैल्पी होती क्या है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, उसका प्रेशर कितना है और उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें कि हम इसमें एंथैल्पी ले रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर और इंटरनल एनर्जी ले रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये डिपेंड करता है कि जैसे एंथैल्पी हम इसलिए ले रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे, कि इसमें वॉल्यूम का रोल और इंटरनल एनर्जी का रोल काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। प्रेशर का रोल उतना नहीं होता इसके अंदर, तो इसलिए दैट्स व्हाई इस मेजॉरिटी के कारण हम इसमें एंथैल्पी चूज करते हैं। और इंटरनल एनर्जी उसमें इसलिए चूज करते हैं कि उसमें वॉल्यूम का रोल भी होता है काफ़ी इनफ, तो लगभग जीरो हो जाता है, ये जीरो के इक्वल, तो हम इसमें इंटरनल एनर्जी का रोल लेते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल सी डेफिनेशन, वैसे इसका डिटेल में काफ़ी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन हम इसको नॉर्मल ध्यान रखो कि हम केवल एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यों लेते हैं इंटरनल एनर्जी, और एंथैल्पी क्यों लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। मेमोरी टिप मान लो आप, ठीक है। अब बस वही बात है, Cp है हमारे पास, एक मोल मान लो, हमारे पास DH है और हमारे पास dt है, ठीक है। सॉरी, क्या लिख दिया ये हमारे पास क्या हो गई, जो एंथैल्पी है वो एन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलर हीट कैपेसिटी कह सकते हो आप, और dt वही सेम बात जो इंटरनल एनर्जी के लिए थी। अगर ये टेम्परेचर डिपेंड करती है ये वैल्यू, तो आप इसका भी इंटीग्रेशन कर दो टेम्परेचर के साथ, और नहीं करती तो इसको एज ए कांस्टेंट बाहर निकाल दो। क्लियर? चलो अब इसी बात को थोड़ा क्लियरफाई करते हैं। मुझे लगता है कि आप इसमें मेमोरी टिप नहीं देना चाहिए, इसको एक्चुअली समझाना चाहिए कि हम इसको क्यों लेते हैं, ठीक है। बस थोड़ा इजी में ध्यान में रखने के लिए, लेकिन चलो इसके पीछे का बैक देखते हैं कि हम एट कांस्टेंट प्रेशर, बात तो वही है जो मैंने बताई थी आपको, एट कांस्टेंट प्रेशर हम एंथैल्पी क्यों लेते हैं, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम इंटरनल एनर्जी क्यों लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास इसको ये तो बाकी तो सेम ही है, और इसकी डेफिनेशन भी वही थी, बस इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि डिटेल में होता क्या है। ये सिस्टम है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्लियर। हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर नीचे बोनफायर कर रखा है इसके, और इनका मतलब इनको हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जब एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमने ले रखा है एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे हो क्या रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे वही होता है जो मैंने बताया था, एक्चुअली वो आपको शॉर्ट में बता दिया, लेकिन आपको भाई समझाते हैं कि होता क्या है। जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, एनर्जी मिली, इनको एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी मिल गई तो ये क्या करेंगे, इस वॉल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। ये फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, ठीक है, वर्क हो रहा है, और ये अपनी वॉल्यूम अपने आप को एक्सपेंड भी करते हैं, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, दैट्स मीन ये अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वर्क भी हो रहा है, साथ के साथ इसमें एक्सपेंशन भी हो रहा है, ठीक है। वही बात जो बताई थी आपको कि प्रेशर का क्या रोल होता है, तो इसका बहुत कम रोल होता है इसका,
और इसका कम रोल होता है। जो एंथैल्पी क्या होती है हमारे पास, एक सम होती है इंटरनल एनर्जी का, प्रेशर एंड वॉल्यूम का सम होती है एंथैल्पी। तो प्रेशर का बहुत कम रोल होता है, तो इसमें हमारे पास इंटरनल एनर्जी बची और वॉल्यूम भी बचा, दैट्स वाई हम इसमें एंथैल्पी लेते हैं। और अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करो तो इसका उल्टा कर लो आप। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप इसको अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी एनर्जी बढ़ रही है, मतलब पगला जाएंगे मतलब, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, दैट मीन्स एक्सपेंड करेंगे नहीं, ना इनमें वर्क डन होगा। क्योंकि वर्क होता क्या है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैंने कितना फोर्स लगाया उस, मतलब यही बात है, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब मैं मानूँ कि वर्क डन हो रहा है। फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन अगर इसमें कोई एक खिसक नहीं रहा तो वर्क डन नहीं माना जाता, क्योंकि जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे फोर्स जो भी हमारे पास हो, मतलब टेम्परेचर राइज करे, इनकी एनर्जी इनका फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन वो तो हमने कांस्टेंट मान रखा है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो दैट्स वाई उसमें इसका रोल भी, प्रेशर का रोल भी खत्म हो जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इंटरनल एनर्जी रह जाती है। दैट्स वाई हम इसमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम ई लेते हैं और एट कांस्टेंट प्रेशर हम एंथैल्पी लेते हैं। क्लियर। इसमें हीट कैपेसिटी की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये बताती है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। पॉजिटिव मतलब मान लो हीट कैपेसिटी आप राइज कर रहे हो टेम्परेचर, मतलब हॉट बॉडी, ठीक है, और नेगेटिव मीन्स है कि मतलब उसको कूल डाउन कर रहे हो, है ना, पानी को गर्म कर रहे हो, उसको ठंडा कर रहे हो, फ्रीज में रख रहे हो, तो कूल डाउन, उसका टेम्परेचर डाउन कर रहे हो, कर सकते हो। इनफाइनाइट हो सकता है फॉर गैसेस, मतलब आप कितना ही बड़ा कंटेनर ले लो, मतलब मान लो अर्थ के इक्वल आपने कोई कंटेनर ले लिया और उसके अंदर गैस फिल कर रखी है, अब उसकी हीट आप, मतलब उसका टेम्परेचर क्या तो राइज करें क्या डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि इतनी हीट कैपेसिटी क्या है। अब कितना ही बड़ा कंटेनर ले लो और उसमें गैसेस फिल कर दो तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है, गैसेस के लिए, ठीक है। आई थिंक जिस चीज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको हम इनफाइनाइट घोषित कर देते हैं। क्लियर। तो अगर हम बात करें अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट प्रेशर ले लिया और हम हीट कैपेसिटी की बात करें, टेम्परेचर है, तो सबसे पहले हमने लिक्विड को लिया, ठीक है, लिक्विड ले रहे हैं हम और लिक्विड का टेम्परेचर राइज करें। अब जैसे आप मान लो पानी को, वाटर को आप बॉईल करते हो तो गर्म होता है तो वो वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो अपने पास लिक्विड है वो वेपर में जाने की तरफ कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक अपने पास एक टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब एक चेंजेस होते हैं ना, फेस चेंज होता है, मतलब अब लिक्विड से जो चेंज हो रहा है फेस किस में, वेपर में, यहाँ पे एक फेस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर वही है और जो फेस चेंज होता है इसका जो एक वैल्यू इसकी इंक्रीज होती है, जो हीट कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि वेपर में जब जा रहा है तो हीट कैपेसिटी मीन्स ही क्या है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ये भी राइज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आके ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये वेपर में कन्वर्ट होता है, आगे चलता रहता है, ये चलता है, क्योंकि वेपर है तो आप इसको इनफाइनाइट तक ले जा सकते हो उसकी वैल्यू को, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। रिमेंबर हम किसकी बात करें, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इज कॉल्ड फेज ट्रांसफर, ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, लिक्विड को लिया, पानी को लिया, बॉईल किया, बॉईल करने के बाद कहाँ जाएगा, एक ऐसे पॉइंट आएगा जहाँ पे वो वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है, बस वही बात हमने यहाँ शो कर रखी है। क्लियर। अब इसे हमने सॉलिड की बात क्यों नहीं की, हमने सॉलिड की बात क्यों नहीं की, क्योंकि अगर सॉलिड देखो तो काफ़ी डेंस होते हैं ना, हमें पता है ये काफ़ी पास होते हैं और काफ़ी डेंस होते हैं, ठीक है। होता है क्या कि अपनी मीन पोजीशन पे केवल ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, ओनली वाइब्रेशन करते हैं और दूसरा मोशन इनके पास होता नहीं है, ठीक है, दूसरा मोशन इनके पास होता नहीं है, ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इनके पास होता है। तो दैट्स वाई जो इनका जो अपने पास हीट कैपेसिटी जो इनकी होती है वो लिक्विड से कम होती है, क्योंकि इसके पास एक ही मोशन है, ठीक है, और जबकि लिक्विड के पास 3 टाइप ऑफ मोशन है, रोटेशन भी कर सकता है,
ट्रांसलेशन में ट्रांसफर भी कर सकता है और वाइब्रेट भी कर सकता है। तो दैट्स वाई सॉलिड इसका जो हीट कैपेसिटी होती है वो इससे कम होती है। क्लियर? तो अभी तक हमने हीट कैपेसिटी की प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, इनकी बेसिक देख चुके हैं, क्या होता है हीट कैपेसिटी वो देख चुके हैं, और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इनको प्रीवियस वीडियो में। हमने जो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रखा है उसके प्रीवियस वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके कुछ रिलेशन देखते हैं जो हमारे काफ़ी यूजफुल होंगे। ठीक है, हीट कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको हम प्रीवियस में डिस्कस भी कर चुके हैं। अब उनको थोड़ा उठा के यहाँ ले आते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है Cp माइनस Cv टेम्परेचर। आप प्रेशर को चेंज देख रहे हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यही चीज़ आप देख रहे हो वॉल्यूम के साथ, कि वॉल्यूम में चेंज देख रहे हो आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर। ये एक रिलेशन होता है। ठीक है, Cp माइनस Cv का। इसके आई थिंक प्रीवियस वीडियो जहाँ हम क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे थे वहाँ हमने एक रिलेशन निकाला था, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ये वही है एक्चुअली। ठीक है, वो तो नहीं, चलो लास्ट में हम जो करेंगे उसके साथ तो आएगी, हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। तो सबसे पहली बात है कि आइडियल गैस के लिए पहले ध्यान रखो कि जो ये इक्वेशन है ये आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन है। ठीक है, मतलब अगर आप रियल गैस की बात करो या वॉन्डरवॉल गैस की बात करो, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज करनी होती है। V माइनस बी ले आएंगे और A प्लस बी, V माइनस बी और P प्लस A अपॉन V स्क्वायर ले आएंगे, तो नॉर्मल, छोड़ो उसको, इग्नोर करो, पहले इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होती है हमारे पास। ठीक है, अब ये इक्वेशन आई कहाँ, ये मतलब Cp माइनस Cv ये आ रहा है। इसका रिलेशन जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी क्या होती है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब कोई सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, उसका प्रेशर एंड उसका वॉल्यूम का जो सम होता है वो उसकी एंथैल्पी होती है। तो एंथैल्पी हमें जानते हैं कि E प्लस PV ये रिलेशन होता है, या एंथैल्पी की जो इक्वेशन होती है वही होती है। ठीक है, एंथैल्पी जो है जब इसको आप फंक्शन में देखोगे, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। जब एंथैल्पी को जब आप इसके रिलेटेड देखोगे प्रेशर एंड टेम्परेचर के, तब एंथैल्पी, और जो इंटरनल एनर्जी है जब इसको आप वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो इसको वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो हमारे पास आती है इंटरनल एनर्जी। बस इसी फंक्शन को सोल्व करके हमने ये स्टार्टिंग में सोल्व किया था। जब हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट की थी तो वहाँ हमने स्टार्टिंग में मैक्सवेल रिलेशन में इनको सोल्व किया था फंक्शंस में, यूलर रूल अगर ध्यान हो तो जब इनको सोल्व करते हैं तो लास्ट में हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है। पता होनी चाहिए आपको, बस ये ध्यान रखना है, ये बस ये बता रहा हूँ कि आई कहाँ से है। ठीक है, जब इसको इनके फंक्शन से रिलेटेड इनको सोल्व करोगे तब ये वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, अच्छा फंक्शन को क्या है, मतलब इसकी जो वैल्यू है प्रेशर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जो एंथैल्पी है वो हम ऐसे नहीं निकालेंगे, उसका जो प्रेशर है, सिस्टम हमारे पास जो सिस्टम रहता है हमेशा, इस सिस्टम का जो प्रेशर है एंड इसका जो टेम्परेचर है, इनको ऑब्जर्व करके इनकी वैल्यू निकाल के हम एंथैल्पी निकाल लेंगे। वही सेम है इंटरनल एनर्जी के साथ है जो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्लियर? इसमें तो मैंने हमारे पास ये इक्वेशन है कि Cp जो हीट कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम से माइनस करने के बाद ये रिलेशन होता है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आता है यहाँ से, तो हमारे ये तो बस बताने के लिए कि आया कहाँ से ही। अब जो मैन है हमारे लिए, जो हमारे मैन है, हमारे पास जो हम जानते हैं कि आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है वो होती है PV इक्वल टू nRT। हमें कुछ नहीं करना, हमें इसकी फॉर्म में लाना और यहाँ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ताकि जो हमारे पास इक्वेशन है इजी हो जाए। तो डेल P है, डेल T है, तो हम यहाँ पे P रख देते हैं और यहाँ पे हम T ले आते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और हमारे पास क्या हो जाएगा nRT। अच्छा, T तो इधर इस तरफ गया, T तो इसके नीचे गया, और वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इसके नीचे आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम के लिए लिख लेते हैं इसको डेल V अपॉन डेल T। T को इसके नीचे ले आए एट कांस्टेंट प्रेशर
एन आर अपॉन पी। ठीक है, बस कुछ नहीं किया कि प्रेशर है, प्रेशर की जब इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे स्मॉल, स्मॉल वैल्यू डिफरेंस है, मतलब एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं तो स्मॉल वैल्यू आती है। ठीक है, वही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बस स्मॉल वैल्यू पे देख रहे हैं कि क्या चेंज आ रहा है, मतलब प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, बस ये कुछ नहीं है, इक्वेशन को इजी करने के लिए है। तो हमारे पास डेल पी अपॉन डेल टी, तो टी है एन आर अपॉन वी। ठीक, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एन आर अपॉन पी। इसको देखें तो हमारे पास ये एन आर टी एन आर और पी वी। पी वी को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये बस एन आर टी ये आपस में कट गया, तो हमारे पास सी पी माइनस सी वी क्या आया, सी पी माइनस सी वी हमारे पास निकल गया एन आर। और ये रिलेशन हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी इसमें जो हमने एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या रिलेशन निकल के आता है, वहाँ पे ये रिलेशन निकल के आया था। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, लेकिन फिलहाल यहाँ से डायरेक्ट देख लो आप कि कैसे हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है। क्लियर, Cp माइनस Cv नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट। अब इसके अंदर हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है, जो हमारे पास ये एक Cp माइनस Cv का एक रिलेशन दे रखा है, हमने स्टार्टिंग में मैक्सवेल रिलेशन किए थे। ठीक है, मैक्सवेल रिलेशन किए थे, वहाँ पे हमने वेरिएबल्स लिए थे, मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स जो वेरी करते हों, जो होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, जो एनर्जी फंक्शंस होते हैं, गिब्स, हैमिल्टोज और हमारे पास एंथैल्पी एंड इंटरनल। इनके बीच में हमने कोई कनेक्शन देखे थे, हमने स्टार्टिंग वीडियोस में इनको डिस्कस किया है। ठीक है, तो वहाँ पे जब इनको हम कर रहे थे तो हमारे पास दो चीज़ें निकल के आई थी। हमारे पास एक सिस्टम था ना, तो इस सिस्टम के लिए हमारे पास दो चीज़ें निकल के आई थी। एक तो इसका आया था इंटरनल प्रेशर, हमने निकाल लिया था, इंटरनल प्रेशर हमने इसको डिराइव कर लिया था। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इंटरनल वॉल्यूम में हमने इसका निकाल लिया था, जिसको हमने जूल थॉमसन कोएफिशिएंट नाम से जाना था, कांस्टेंट। तो इंटरनल वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो उनका रोल ले आते हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का, वहाँ पे इसका रोल उठा के हम यहाँ ले आते हैं। अच्छा चलो पहले देखते हैं कि एक सिस्टम का जो इंटरनल प्रेशर होता है वो क्या होता है। ठीक है, एक सिस्टम हमने ले रखा है, ये गैस की मॉलिक्यूल है। अब हमें इसका इंटरनल प्रेशर देखना है। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के इसका हम इंटरनल प्रेशर देख लेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होता है, आपको सारे फंक्शंस का पता होना चाहिए, जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एंट्रोपी है, इनका कनेक्शन पता होना चाहिए आपको। इसका गिब्स है, हैमिल्टोज है, एंथैल्पी है, इंटरनल है, वर्क है, हीट ट्रांसफ़र है। जब इन सब चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तब जाके हम एक चीज़ निकाल पाते हैं इसका। तो हम इसकी बात कर रहे हैं क्या, इंटरनल प्रेशर की, तभी दैट्स वाई थोड़ा कॉम्प्लिकेट टाइप से। वैसे तो कॉम्प्लिकेट नहीं बता रहा हूँ, कि ऐसे नहीं कि नॉर्मली हम निकाल लेंगे, इन सब के बारे में पता होता तब हमारे पास ये निकल के आता। तभी हमने मैक्सवेल रिलेशन वहाँ पे डिस्कस किया था इन चीज़ों को। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन होती है इंटरनल एनर्जी की, हमने चार इक्वेशन लिखी थी वहाँ पे, इंटरनल एनर्जी की, एंथैल्पी की, हैमिल्टोज की और गिब्स की। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है इंटरनल एनर्जी के लिए, ये हमने डिराइव ही किया है, TdS माइनस PdV। हम इंटरनल प्रेशर निकाल रहे हैं तो इसको हम डेल V से डिवाइड कर देंगे सबको। ठीक है, इनको हम जब डेल V से डिवाइड करते हैं, सबको डेल V से या dV से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको भी कर देते हैं dV से, और इसको भी कर देते हैं। क्लियर, तो हमारे पास हो गया। अच्छा, इसमें एक थोड़ी मे बी कन्फ्यूजन कि इंटरनल जो प्रेशर है हम निकालते हैं वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकालते हैं, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो गया था। इसको हम एट मतलब जो सिस्टम हमारे पास है ना यहाँ पे,
जो हमारे पास सिस्टम है उसका जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा, फिर हम प्रेशर को देखेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट रख लेंगे टेम्परेचर को, फिर उसके बाद हम प्रेशर को देखेंगे उस सिस्टम का प्रेशर कितना है। ठीक है, अब ये टेम्परेचर पे देखते, तो ये तो P हो गया, और हमारे पास हमने मैक्सवेल रिलेशन निकाल रहे थे, तो हमारे पास ये आया था कि आप जो एंट्रोपी है उसमें जो चेंज देख रहे हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, dP dV टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन निकाली थी। ठीक है, कि इसको आप ये भी लिख सकते हैं। मैक्सवेल रिलेशन हमने देखा कि जब हम वेरिएबल्स जो थे हमारे पास, जो एंथैल्पी है, एनर्जी फंक्शंस थे, और जो प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम था, जब इनके रिलेशन देख रहे थे तो हमारे पास एक रिलेशन ये निकल के आया था, ये वहाँ से है। ठीक है, देखो अब इसमें यही बात होता है कि जब आपको कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं, जब आपको कंसेप्ट क्लियर पूरा मतलब समझना होता है, तो आप एक भी छोटी सी चीज़ मिस नहीं कर सकते। तभी देखो ये चीज़ें वहाँ से कनेक्ट होती हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में ध्यान से देखा हो, समझा हो, तो आपको कहीं मतलब आपको याद आ गया होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से है। पर वही बात है, अगर आप डायरेक्ट कुछ देखते हो तो आपको पहले का पता होना चाहिए। अब बस इसमें कुछ नहीं है हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, DE dV टेम्परेचर जो है इसको हम लिख सकते हैं dP dV टेम्परेचर कांस्टेंट एंड माइनस P लिख सकते हैं। ये बस इसको निकालने के लिए कर रहे हैं, है ना। उस मतलब हमारे जो इंटरनल प्रेशर होता है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होते हैं, मतलब सॉरी फंक्शन होते हैं, इक्वेशन, वो हमारे पास निकल के आ जाएगी इस इक्वेशन से हीट कैपेसिटी के लिए। कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है, अगर आपने पहले का पढ़ा हो तो कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है। अगर अभी पढ़ रहे हो तो अगर आप पढ़ रहे हो तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये रिलेशन तो बता दिया कैसे आया था। ठीक है, ये जो रिलेशन है इससे हमारे पास मतलब हम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती हैं, मतलब इक्वेशंस जो होती हैं, एक इंटरनल प्रेशर होता है, एक इंटरनल वॉल्यूम होता है, दो वैल्यू निकल के आती हैं। ये होती है मैक्सवेल रिलेशन। हमने मैक्सवेल रिलेशन ये होते हैं जो हमारे पास E होता है, G होता है, एंथैल्पी, हेमल्टोज एंड गिब्स, इनकी रिलेशन है। ठीक है, इसकी रिलेशन क्या है, चलो वो भी लिख देता हूँ। इसका होता है TdS माइनस PdV, और जो हमारे पास एंथैल्पी होता है इसका होता है TdS प्लस PdV। जो हमारे पास हेमल्टोज होता है इसका, ये काफ़ी काम के, अगर आप हाफ थर्मोडायनेमिक्स तो इससे हो जाती है इक्वेशंस से। ठीक है, इक्वेशन से ये होता है माइनस VdP, हाँ, और जो गिब्स होती है -STT प्लस PdV, ये भी माइनस होता है। तो एक रिलेशन होते हैं ये। ठीक है, इस रिलेशन से तो ये इंटरनल एनर्जी का रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा है, इसको हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। एक रिलेशन होता है कि ये इसके इक्वल होता है, जो हम एंट्रोपी में चेंज देख रहे हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेशर के चेंज देख रहे हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। बस वैल्यू पुट की, आ गया। अब ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, Cp माइनस CV, तो हमारे पास हमें ये वैल्यू पुट दी, तो इसको प्लस इधर ले आते हैं, तो DE dV प्लस P बाहर हमारे पास क्या है, डेल V अपॉन डेल P। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इंटरनल वॉल्यूम है। ठीक है, ये वॉल्यूम वाली इक्वेशन है, ये वॉल्यूम वाली इक्वेशन है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये भी कुछ ऐसे ही आती है हमारे पास, ये आती है हेमल्टोज एंथैल्पी वाले फंक्शन से। तो इसका था क्या, TdS प्लस PdV। ठीक है, सॉरी PdV नहीं, VdP। ये होता है एंथैल्पी का रिलेशन। जब आप इसको प्रेशर से डिवाइड करोगे, तो हमारे पास
तब ये रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, तो जब इसको लास्ट में आप देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा, मतलब ये इस तरफ आ जाएगा, ये देखो ये तो वो हो जाएगा नॉर्मल, यही वैल्यू हो जाएगी। ये हमारे पास निकल के आता है v माइनस डेल एच डेल पी टेम्परेचर। ठीक है, बस ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। देखो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें बस नॉर्मल हम इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, कहाँ से क्या आया ये आपको अगर पहले का पढ़ा तो पता होगा कहाँ से क्या आ रहा है। बाकी बस आप नॉर्मल ध्यान रखो कि ये इक्वेशन से क्या निकाल रहे हैं, मतलब क्या रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा। तो सी पी माइनस सी वी इसको अगर ओवरऑल लिखें तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये हो गया हमारे पास डेल ई अपॉन डेल वी टेम्परेचर प्लस प्रेशर और वॉल्यूम माइनस एंथैल्पी टेम्परेचर। ये एक रिलेशन और निकल के आ गया। या तो होगा नहीं, क्या बस समझने के लिए। ठीक है, बस या तो आप ये रखो और लास्ट में हमारे पास जो इसका रिजल्ट निकल के आया था ये ध्यान में रखो। ये रिलेशन काफ़ी काम का है। सी पी माइनस सी वी में मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम गैस कांस्टेंट एंड इनटू मोल। ये ध्यान में रखो, ये ध्यान में रखो। बाकी जो है ये बस समझने के लिए, दिमाग में तो रहेगा ना, क्योंकि अगर आप इसको कहीं सोल्व भी करने जाओगे तो भाई थ्योरेटिकल तो सही है, थ्योरी में अगर आए तो पूछ सकता है तो कर दो। ठीक है, अगर थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशंस दे दे और पूछ ले, इससे रिलेटेड कनेक्शन पूछ ले तो कर सकते हो। बाकी तो अगर आप इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के ट्राई करो तो इतना आप खुद निकालोगे, दिमाग में रहेगा नहीं। तो अकेले ये और ये ध्यान रखो। क्लियर? तो इसमें हमारे पास लास्ट में एक छोटी सी चीज़ और बच गई। बाकी तो हमने देख लिया, रिलेशन हमने देख लिया। बाकी एक छोटी सी चीज़ और होती है, ये हमारे पास रिलेशन है टेम्परेचर प्रेशर को देखेंगे टेम्परेचर रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को देखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर को कांस्टेंट रख के रिलेशन होता है। एक साइक्लिक रूल होता है, साइक्लिक रूल फॉर आइडल गैस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर आप प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम इन तीनों को आपस में कनेक्ट करो और इन तीनों को आपस में रिलेशन देखो, मतलब मैं चेंज होऊंगा तेरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं चेंज होऊंगा तेरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं चेंज होऊंगा तो तेरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कहने का मतलब। तो अगर इसको निकालने का ये है, एक बार प्रेशर का चेंज देखो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, पहले इसको लो, इसका रिस्पेक्ट में इसका चेंज देखो और वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लो। फिर टेम्परेचर में चेंज देखो, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में प्रेशर को कांस्टेंट ले लो। और प्रेशर में चेंज देखो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, सॉरी हमारे पास कौन सा, प्रेशर में चेंज देख लिया, टेम्परेचर में, हाँ वॉल्यूम में चेंज देखो प्रेशर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर -1। एक रिलेशन होता है। ठीक है, ऐसे निकालते। बस यहाँ से जो ये वैल्यू है, ये हमारे पास जो वैल्यू है डेल पी अपॉन डेल टी वी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है, जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास एक नया इक्वेशन से निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम इसके नीचे भेज देते हैं, ये वैल्यू है जो इसके नीचे, और इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डेल पी अपॉन डेल टी अपॉन वी, इसको अपॉन में ले आते हैं, इस पूरी वैल्यू को v और डेल v अपॉन डेल p टेम्परेचर। इसको जब ऊपर ले जाएंगे, मतलब अभी रेसिप्रोकल में है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये नीचे वाली तो ये ऊपर चली जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल v अपॉन डेल t प्रेशर माइनस में और प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये जो वैल्यू है इसकी जगह ये पुट कर दो तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी माइनस, ये माइनस लग जाएगा इसका, सी पी माइनस सी वी देखे जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आ जाएगा, टेम्परेचर ऑलरेडी हमारे पास है, और डेल वी अपॉन डेल टी ये स्क्वायर हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी
ये साइक्लिक रूल के लिए हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, ये तो इजी है, देखो इसमें तो कुछ नहीं करना, ये रिलेशन ये तो इससे निकाल लो, इजी है, और बस ये वैल्यू पुट करके यहाँ पुट करनी है इसमें। तो हमारे पास साइक्लिक रूल के लिए हमारे पास इसका रिलेशन आ जाएगा Cp माइनस Cv का। देखो तो इसमें क्या क्या आ गया, Cp माइनस Cv का हमारे पास एक आइडियल गैस के लिए इक्वेशन थी ये वाली। फिर हमारे पास क्या निकल गया, Cp माइनस Cv इक्वल टू NR। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन जो इंटरनल प्रेशर होता है और जो इंटरनल वॉल्यूम होता है थर्मोडायनेमिक्स में, उससे भी कनेक्ट कर दिया Cp Cv को। और उसके बाद हमने साइक्लिक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों का जो रिलेशन होता है इससे भी कनेक्ट कर दिया हीट कैपेसिटी को। तो 4 टाइप की इक्वेशन हमने कनेक्ट कर दी Cp माइनस Cv से। अब कुल मिला के तो बात इसी की हो रही है, एक सिस्टम की ही तो बात हो रही है। अगर कुल मिला के अगर बात देखी जाए तो हीट कैपेसिटी होगी, इसके मतलब टेम्परेचर राइज भी होगा और डाउन भी जाएगा, तो हीट कैपेसिटी इसके अंदर है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, ये रिलेशन। ठीक है, कहाँ से आया बता दिया। फिर इससे हमने ये निकाला, हमने प्रीवियस वीडियो में निकाला था। फिर जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस होती हैं, जो इंटरनल प्रेशर होता है और जो इंटरनल वॉल्यूम होता है सिस्टम का, तो अगर इसकी हीट कैपेसिटी तो होगी तो उसका रिलेशन निकल के आ गया। और प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीनों को जो आप कनेक्ट करते हो, जो इनका रिलेशन निकालते हो, तो उसके लिए भी हमारे पास हीट कैपेसिटी का जो इनके बीच में जो रिलेशन है वो निकल के आ गया। ठीक है, तो देखो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अगर आप देखो, थोड़ा मैथमेटिकली है पर इजी बहुत है ना। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप छोड़ सकते हो, थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस को छोड़ सकते हो। स्टेट जो हमारे पास इंटरनल प्रेशर और इंटरनल वॉल्यूम आया था, मे बी अगर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, याद तो रहेगा नहीं वो। बाकी तो सिंपल है, और ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है, ये 3 आप ध्यान रख सकते हो और कुछ नहीं। बाकी तो हमने हीट कैपेसिटी के बारे में जो बेसिक है, होता क्या है, वो सब कुछ समझ लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन होते हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसके जो लास्ट चैप्टर जब थर्मोडायनेमिक्स का खत्म होगा तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वहाँ डिस्कस कर लेंगे हम, पूरा टोटल एक साथ ही वहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। बस थोड़ा अगर मैथमेटिकल देख के डर लग रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखो, बस इनका आपस में ही कनेक्शन दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा।